तो देखो बेटा एएस पढ़ने हैं हम लोग को, AS3 तो नहीं यहाँ हेडिंग में डाल दिया गया है, वो अलग की बात है। लीज वाले को काउंट शामिल कर ले तो 7 एएस पढ़ने हैं। एक अकाउंटिंग डे स्टैंडर्ड 1 जो बेसिकली पूरा पूरा थ्योरिकल है, फिर AS10, AS11, AS12, AS16, अभी आपने पढ़ा AS19 और AS22। तो 7 प्रैक्टिकल, 6 AS प्रैक्टिकल है और 1 AS थोड़ा सा थ्योरिटिकल। 7 AS पढ़ने हैं तो आपके 16 से 18 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। 14 नंबर में हमेशा ये नहीं होगा कि 7 नंबर के 2 ही सवाल लाए, कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि 4 सवाल आएंगे, एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का, 3 सवाल आएंगे 5 नंबर और 4 नंबर के। तो 14 नंबर के तो क्वेश्चन एक रहता है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो AS होता है, ठीक है। पेपर उठा के देखोगे तो 7वां सवाल जो रहेगा AS का, तो टोटल 14 नंबर का रहेगा। पोर्शन उसके 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, 14 रहेंगे, वो नहीं पता होता। और प्लस 2 MCQ तो मान के चलो कि AS से आते ही हैं। तो ये 18 नंबर का स्लॉट है, लेकिन इस 18 नंबर को कमाने के लिए आपको इतने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, समझ लो। ये नहीं होता कि हाँ 2 AS पढ़ लो, 2 AS एग्जाम में आ जाए, 14 नंबर बटोर लिए ना, हो ही नहीं पाएगा कभी। AS सारे पढ़ने पड़ेंगे, डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, तो आप वहाँ 14 नंबर का पूरा सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे। और AS होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बड़े बड़े होते हैं। तो आपने बुक में क्या है, कभी कभी कुछ AS थोड़ा समराइज वे में लिखे, कम मात्रा में लिखे, लेकिन पढ़ना आपको फिर भी डिटेल में पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ सवाल इसमें नहीं भी होंगे लेकिन फिर भी कराने पड़ेंगे, तभी आप कर पाओगे उन सवालों को। अगर आ गए एग्जाम में तो थ्योरी आ गई तो। अभी कभी भी देखोगे तो AS पढ़ने के बाद हर बार पेपर उठा के देखो तो एक आध अलग सवाल दिखेगा तुम्हें। अलग इसलिए दिखता है क्योंकि वो कंटेंट बुक में होता नहीं है, तो कोई पढ़ाता नहीं है। कोई पढ़ाता नहीं है तो जब नया नया फील होगा फिर वो कर नहीं पाएगा आदमी। तो या 2 तरीके होते हैं, या तो ये है कि जितना कंटेंट दे रखा है सिर्फ उतना कराया जाए, तो फिर जितने उतने सवाल आ पाएंगे वही कर पाओगे। और एक सारा पढ़ाया जाए तो फिर कैसा भी सवाल आएगा तब कर पाओगे, लेकिन उसमें लगेगा समय दुगुना, ठीक है। टाइम लगभग लगभग डबल लगते हैं। तो इसलिए जितना करा दे रहे हैं उतना कर लोगे तो ऑलमोस्ट सारा सवाल कर पाओगे। फिर भी हो सकता है एक आध 2 3 4 नंबर का सवाल तब भी तुम ना कर पाओ, कुछ अलग से आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि कोई जरूरी नहीं कि सारे AS पढ़ के जाओ तो भी AS के सारे सवाल तुम लगा पाओ। हो सकता है फिर भी तुम्हें 3 4 नंबर का सवाल उस समय ना आ रहा हो। रीजन ये है कि उसके जैसा सवाल बुक में नहीं था, पहली बार प्रकट हुआ है आपके एग्जाम में, तो कहाँ कोई कर पाएगा। जब पहली बार प्रकट होता है तो कोई चीज नहीं कर पाता, फिर दूसरी की बार में वही चीज प्रकट हुई तो कर ले जाता है। एक आधा सवाल ऐसा होगा जो रिपीट नहीं होगा, फ्रेश बनाया जाएगा, बाकी सवाल रिपीट वाले होते हैं, वो सब कर ले जाओगे, ठीक है। चलो ज्यादा बात ना करते हुए दूसरा AS पढ़ाते हैं, जिसका नाम है AS11 यानी कि AS11। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं AS11, जो थोड़ा सा आसान है AS19 के मुकाबले। हर एक AS का एक काउंटर इंड AS आया हुआ है, और अगर याद रख सकते हो तो उसका नाम भी याद कर लोगे। तो AS11 का काउंटर किस में आया है, इंड AS21 में। लेकिन जो सवाल है वो AS के ही पड़े हुए हैं। पढ़ने के लिए आपको AS पढ़ना है, बस उसका काउंटर अगर इंड AS याद कर लोगे, कभी कुछ पूछ लिया गया तो आप बता पाओगे कि AS11 के रिप्लेसमेंट में कौन सा इंड AS आया है, तो आप बता पाओगे इंड AS21, ठीक है। तो MCQ में अगर पूछ लिया गया तो वो आपका काम में आ जाएगा। और एक आध बार ऐसा भी आया है कि इनका डिफरेंस पूछ लिया गया है, तो अब डिफरेंस 7 AS है, उनके डिफरेंस याद करो तो 7 डिफरेंसेस याद करो, और कम का काम बढ़ जाएगा। तो कभी कभी कुछ ऐसा आ जाए तो भैया ऑप्शन में छोड़ो कुछ और कर लो, यही एक विकल्प बनता है। कुल मिला कहानी है। एक आध बार देखा गया कि डिफरेंस पूछ लिया गया है, कितने डिफरेंसेस याद रखोगे, मुसीबत इस बात की। अब इसमें होता क्या है और क्यों होता है वो समझने वाली बातें हैं, एक बार समझा देते हैं, पढ़ा देते हैं, फिर बातें बताते हैं। तो AS ये किस पे अप्लाई होता है, इसका नाम ही देखो क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है।
तो अगर फॉरेन से आपका कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जिसका पेमेंट आपको फॉरेन करेंसी में करना है, इसका पेमेंट किस में करना है, फॉरेन करेंसी में, और फॉरेन करेंसी का रेट तो अप एंड डाउन डेली होते रहते हैं, तो पेमेंट या तो ज़्यादा करना पड़ेगा या तो कम करना पड़ेगा, या तो फायदा होगा या तो लॉस होगा। एग्जाम्पल देखो तो समझ में आएगा, तो फिर हम लोग डील कर पाएंगे। सपोज कर लो कि $1000 की हमने कोई एसेट परचेज करी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से या यूएसए से, ठीक है। तो यूएसए से $1000 की हमने क्या करी, एक एसेट परचेज करी, तो उसको तो कितने पैसे देने हैं हमें, $1000 देने। आज मान लो मार्केट में डॉलर का रेट 80 रुपए चल रहा है, तो मेरे लिए ये एसेट हो गई 80,000 रुपए की। तो जब अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां एसेट की वैल्यू 80,000 लिखेंगे, और लोन भी 80,000 लिखेंगे, क्योंकि अभी पैसा दिया कहाँ है हमने, उधार लेके आए। नगद लेके आएंगे तो ये इस काम ही नहीं करेगा, उधार लेके आए यानी पैसा बाद में देना है। और हमें डर जानते का सता रहा है कि आज रेट 80 रुपए का है, ठीक है। अब जब बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च को, जैसे आज खरीद के लाए हैं, 31 मार्च 26 को बैलेंस शीट बनेगी, उस दिन का इसका रेट हो गया मान लो 84 रुपए, तो लोन फिर 80,000 कहाँ रह गया, लोन तो फिर 84,000 का रह गया ना, तो लोन में 4,000 बढ़ाने पड़ेंगे। अब इस 4,000 बढ़ने की वजह से, रेट बढ़ने की वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ कि फायदा हुआ है, नुकसान। इस 4,000 को पीएल में ठोक देंगे डेबिट साइड, और लोन को बढ़ा देंगे, क्योंकि जब पेमेंट करना पड़ेगा तो 84 देना पड़ेगा, मतलब आज पेमेंट कर देते तो 84 देना पड़ता, आज भी पेमेंट अभी नहीं कर रहे। अब मान लो अगले साल रेट बढ़ के, अभी पेमेंट नहीं किया है, एजम्पशन लेके चलो, अगले साल रेट बढ़ के 86 हो जाए, तो फिर नुकसान हुआ कितने का, 20,000 का, 4,000 का, 2,000 का नुकसान हुआ, 4,000 का लॉस तो बुक ही कर चुके हो। अब वैल्यू 84 बढ़ा तो कर तो दी है, इस दिन वैल्यू निकालो तो 86 आ रही है, लेकिन बुक्स में कितनी लिखी है वैल्यू, 84। तो अब इसकी वैल्यू बढ़ा के 86 लिखनी पड़ेगी, 2,000 फिर पीएल में ठोकेंगे, ठीक है। उसके अगले साल रेट बढ़ के कितना हो जाए, 90, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितनी दिखानी पड़ेगी, अब 90,000, 4,000 पीएल में चले जाएंगे। उसके अगले साल रेट घट जाए, 89 हो जाए, तो लायबिलिटी अब 89,000 कर देंगे, और 1,000 पीएल में क्रेडिट कर देंगे। तो रेट बढ़ने या घटने की वजह से लायबिलिटी में जो चेंजेस आएंगे, अगर लायबिलिटी बढ़ जा रही है तो पीएल में डेबिट मारो, लायबिलिटी कम हो जा रही है तो पीएल में क्रेडिट मारो। एसेट्स पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एसेट उतने की चलेगी जितने शुरुआत में चल रही है, ठीक है। तो एसेट पूछता भी नहीं है हमें, नॉर्मली इसके सवाल में पूछता है कि ऐसा अगर हो गया है तो आप कितना पीएल में दिखाओगे, इसका इम्पैक्ट पीएल में क्या पड़ेगा वो पूछता है। तो आपको पीएल वाला ध्यान रखना है, बाकी सब गोली मारो किनारे। कब कब करना पड़ता है एक्सचेंज लॉस, कब कब निकालना पड़ता है, हर बैलेंस शीट की डेट, कब निकालना पड़ेगा, हर बैलेंस शीट की डेट को, और फाइनल पेमेंट के दिन तो निकालना ही पड़ेगा, उस दिन चाहे बैलेंस शीट बने चाहे ना बने। तो जिस दिन आपने परचेज किया है वहां से जिस दिन फाइनल पेमेंट कर रहे हो, उसके बीच में जितनी बैलेंस शीटें बनेंगी हर को निकाला जाएगा, और फाइनल पेमेंट वाले दिन तो निकालना ही जाएगा हर हाल। तो बस आपको एक्सचेंज लॉस अगेन निकालना होता है, फायदा आया क्रेडिट मारोगे, नुकसान आया डेबिट मारोगे, बात खत्म हुई। इतना ही समझना है, इसी के सवाल पड़े हुए 5-6 टोटल, और इसमें सवाल लगभग लगभग सिमिलर जैसे ही रहते हैं, एक ही जैसे रहते हैं मोटे मोटे। अब एक्सचेंज रेट जैसे अभी आपने फॉरेन वाला पढ़ा था ब्रांच, है ना, तो उसके अंदर एवरेज रेट भी आता था, क्लोजिंग रेट भी आता था ना, तो वही सब रेट यहाँ लिखे हैं। इन उन रेटों से हमारा कोई मतलब रहेगा नहीं रहेगा, हमें तो हर बैलेंस शीट डेट का रेट देखना है कि बैलेंस शीट डेट को क्या रेट चल रहा है। तो कैसे कैसे सवाल है अपने पास यहाँ देख लेते हैं। एक सवाल यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें एक या दो सवाल पड़े हुए हैं, और 5-6 सवाल पड़े हुए हैं स्कैनर में, ठीक है। 5-6 सवाल पड़े हुए हैं स्कैनर में। पहले मैं स्कैनर वाले सवाल कराऊंगा और फिर कराऊंगा बुक वाला।
एक देखो छोटा सा सवाल एमसीक्यू में आया है। पारस लिमिटेड ने परचेज किया एक मशीन 72 लाख की है, लेकिन परचेज किया है डॉलर में लोन लेके, ठीक है। और उस दिन डॉलर का रेट चल रहा था 57 रुपए 60 पैसे जब आपने एसेट परचेज करी है। तो भैया 72 लाख की एसेट है, 72 लाख डिवाइड बाई 57 60 करो तो पता चले कि कितने फॉरेन करेंसी की एसेट। 1,25,000, यानी फॉरेन करेंसी आपको चाहिए 1,25,000 डॉलर, तब आप लोन लो, क्योंकि लोन आप किस में ले रहे हो, फॉरेन करेंसी में ले रहे हो। तो डॉलर में आपने लोन लिया है, तो कितने डॉलर का लोन लिया है, 1,25,000 डॉलर का। जैसे अपने सवाल में यहाँ एग्जाम्पल बता दिया था 1,000 डॉलर है, कभी कभी नहीं बताएगा, तो देखना है कॉस्ट ऑफ एसेट कितने की है, और जिस दिन परचेज कर रहे हो उस रेट से क्या कर दोगे, डिवाइड। जब भी रुपए को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, और फॉरेन करेंसी को रुपया में कन्वर्ट करी हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए डिवाइड कर देंगे तो उसकी फॉरेन करेंसी आ जाएगी। तो फॉरेन करेंसी आ गई 1,25,000 डॉलर। अब देखो इस तारीख को डॉलर के रेट इतने थे, इस तारीख को डॉलर के रेट इतने थे, आपने एसेट 1,424 को खरीदी है, तो इसलिए हमने 1,424 वाले रेट से डिवाइड करके डॉलर के दाम निकाले। तो जिस दिन परचेज करोगे उससे डिवाइड करोगे जिससे आपको फॉरेन करेंसी मिल जाए। फिर पेमेंट जो हो रही है कब हो रही है, 31/3/15 को। कब पेमेंट हो रही है, 31/3/15 को। और 31/3/15 को डॉलर के रेट कितने हो गए हैं, 60 रुपए। तो रेट बढ़ के यहाँ हो गए, इन दोनों रेट का डिफरेंस निकालो, इन दोनों रेटों का डिफरेंस निकालो, इनको मल्टीप्लाई करो फॉरेन करेंसी से जो 1,25,000 की है, तो 3 लाख का घाटा हुआ, और 3 लाख का घाटा हुआ तो पीएल में ठोक दोगे 3 लाख का घाटा, यही लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेंगी आपको, फॉरेन करेंसी का अमाउंट पेबल, यानी अमाउंट पेबल इन फॉरेन करेंसी, या इसको कह लो फॉरेन करेंसी लोन। कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट इन इंडियन रुपी डिवाइड बाई क्या, फॉरेन करेंसी रेट ऑन द डे इन विच सच एसेट आर एक्वायर्ड। जिस दिन एसेट एक्वायर करी है उस दिन रेट डिवाइड करोगे तो फॉरेन करेंसी का अमाउंट आ जाएगा, फॉरेन करेंसी में लोन आ जाएगा। फिर रेट बढ़ रहा है तो नुकसान होगा, रेट कम हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, फायदा। तो अगर फॉर्मूला लिखना चाहो आप AS11 के अंदर, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी में लोन निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ एसेट जो रुपीज में दे रखी होगी उसको डिवाइड करोगे फॉरेन एक्सचेंज रेट से, ऑन डेट ऑन विच सच एसेट आर एक्वायर्ड। फिर फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस निकालोगे, इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी लोन का अमाउंट इनटू डिफरेंस रेट ऑफ एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट लोगे पहले, ऑन डेट ऑन विच सच एसेट आर एक्वायर्ड, और माइनस करोगे इसमें से फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट या फिर डेट ऑफ पेमेंट। और बैलेंस शीट पहले पड़ेगी तो बैलेंस शीट का रेट दोगे, और पेमेंट पहले पड़ेगी तो पेमेंट का लोगे।
कहाँ पे? ये यहाँ, इधर, इधर इज इक्वल टू पहले फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस। ये अगर प्लस में अमाउंट आया तो गेन है, माइनस में आया तो लॉस है। लॉस ब्रैकेट में लिखा है। जो फॉर्मूला लगाओगे, अगर माइनस में अमाउंट आता दिखेगा तो लॉस है, मतलब रेट बढ़ जाएंगे तो लॉस होगा, रेट कम हो गए तो फायदा हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है। फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट या डेट ऑफ पेमेंट, जो भी पहले आ जाए। बैलेंस शीट पहले आएगी तो बैलेंस शीट का रेट लोगे, पेमेंट पहले आएगी तो पेमेंट का लोगे, क्योंकि हर बैलेंस शीट को निकालना पड़ेगा और हर पेमेंट वाली तारीख को निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला ऐसे लिख लो, बाकी समझ जाओगे। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, FER, फॉरेन एक्सचेंज रेट। सारे ईएस की अलग अलग क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। ईएस भूल जाना, कॉपी से रिवाइज नहीं हो पाएगा अगर भूल गए पूरा ईएस। आपको वो एस क्लास देखनी है पूरी, फिर रिवाइज हो जाएगा एएस। तो एएस में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही क्लास होती है एक एएस की। भूल गए, वो एक क्लास दोबारा देखो, सब वापस याद आ जाएगा। ठीक है। जो बड़े बड़े चैप्टर होते हैं उसमें दिक्कत होती है कि साला एक चैप्टर में 8 क्लास पढ़ी हुई, तो कहीं सब 8 क्लास कौन देखे बैठ के, समस्या हो जाती है। लेकिन छोटे छोटे चैप्टर में कोई समस्या नहीं। भूल गए आदमी, 2 घंटा इन्वेस्ट करेगा, पूरी क्लास फिर से देखेगा, वो एएस फिर से वापस याद आ जाएगा, फिर सवाल लगा पाएगा। उसमें सब सवाल कराए तो गए होंगे, 2 घंटा देखना ही रहेगा, सब कुछ अपने आप वापस रिदम में आ जाएगा। तो इसमें अगर नोट वोट नहीं भी बने होंगे, नहीं लिखा होगा कॉपी में, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, 2 ही घंटा तो लगाना है, सब वापस दिमाग में। चलो सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7 दिसंबर 15 में आया है। अब जब भी आपको दे रखा होगा कि आपने कितने डॉलर का लोन लिया है, कितने डॉलर का सामान खरीदा, तो फिर आपको पहला वाला नहीं निकालना पड़ेगा फॉरेन करेंसी। बस आपको बताना है कि 15-16 फाइनेंशियल ईयर में कितना लॉस या गेन होगा। तो 15-16 में निकालना है। तो कितनी बार आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो रहे देखो देखो बेटा, सर 25/2/15 को आपने लोन लिया है या सामान परचेज किया है उधार। तो 25/2/15 के बाद पहली डेट कौन सी आएगी बैलेंस शीट वाली? 31/3/15। तो बाकी रेटों से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि पेमेंट आप बाद में कर रहे हो। तो ये तो जब पेमेंट कर रहे हो तो 15-16 में फॉल करेगा। ठीक है, तो कब फॉल करेगा? 15-16 में। और ये फॉल करेगा 14-15 में। तो 2 बार निकलेंगे लॉस, लेकिन पूछ तुमसे 15-16 करा, लेकिन हम फिर भी दोनों निकलवा देंगे। ठीक है, तो पहला 31/3/15 को निकलेगा, यानी इसका मतलब हुआ प्रीवियस ईयर 14-15 का। जब खरीदे थे उस समय रेट 60 चल रहा था, और जो बैलेंस शीट बना 31/3/15 को रेट कितना हो गया, रेट बढ़ गया है, तो लॉस आएगा। $10,000 इंटू 60 माइनस 60 रुपए 50 पैसा। माइनस में आ रहा तो लॉस लिखोगे, माइनस में नहीं लिखा जाता अमाउंट। कितना आया? 5,000। लॉस आया तो पीएल में डेबिट कर देंगे। ठीक है। फिर जब आप पेमेंट कर रहे हो, यानी 15/6/2015, हर बैलेंस शीट डेट, खरीदते और पेमेंट करने के बीच में जितनी बैलेंस शीटें बनेंगी, हर प्रॉफिट लॉस निकाला जाएगा। और पेमेंट वाले दिन तो निकालना ही निकालना। तो इस दिन 15/6/15 पेमेंट कर रहे हो,
तो ये पेमेंट आपकी 2015-16 में जा रही है, तो पेमेंट करने वाले दिन फिर लॉस होगा आपको 10,000 इंटू, अब यहाँ देखो बहुत ही ध्यान से, हाँ बट रुक जाओ, ये जो फॉर्मूला लिखे हो ये ऐसे लिखना, फॉरेन एक्सचेंज लॉस जो एवरी बैलेंस शीट को बनाओगे और उसका फॉर्मूला रिवाइज करके ये कर लो। बाद में कंफ्यूजन होगी ना, फॉर्मूला लगा दिए तो गड़बड़ा जाएगा पूरा माहौल है। तो जो हर बैलेंस शीट को लगाओगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। इधर हमने आखिरी वाला काट दिया है, डेट ऑन बैलेंस शीट लिखा है। ठीक है, हर बार आपको नया रेट लेना है, कुल मिला के फॉर्मूला लिखोगे तो 4 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब पहली बार लगाओ तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगली बैलेंस शीट को लगाओगे तो लास्ट बैलेंस शीट के लिए से करंट बैलेंस शीट का डेट लेना पड़ेगा, पेमेंट वाले दिन लिखाओगे तो फिर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि लास्ट बैलेंस शीट की डेट से लेके पेमेंट वाली का लेंगे तो कितनी बार फॉर्मूला लिखते रहोगे, आप समझ लो। तो ये चीज आपको दिमाग लगानी पड़ेगी कि किन डेटों का हमें डिफरेंस लेना है। डिफरेंस हमेशा नए वाले लिए जाते हैं। अब देखो 60 रुपए 50 पैसे तक का लॉस तो बुक ही कर चुके हो, अब 60 रुपए 50 पैसे के आगे का सोचना है, तो यहाँ 60 रुपया 50 पैसा माइनस 61 रुपए करेंगे, अब फिर 5,000 का लॉस आएगा। ठीक है, या फिर अगर ऐसे ना अच्छा लगे तो ऐसे लिख लेना, जिस दिन आपने एसेट खरीदी वो तारीख, फिर जितनी बीच में बैलेंस शीट बनी वो तारीख, और फिर आखिरी दिन पेमेंट करने वाली वो तारीख। तो इसमें आप लाइबिलिटी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इस दिन क्या करोगे, क्या कैलकुलेट कर लोगे, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। तो इस दिन जो आपकी बुक्स में लाइबिलिटी दिख रही होगी वो 10,000 इंटू 60 रुपए यानी 60,000 की होगी। इस दिन बुक्स में जो लाइबिलिटी दिख रही होगी वो 10,000 इंटू 60 रुपए 50 पैसे की होगी, यानी 60,500 की होगी। और इस दिन जो लाइबिलिटी दिख रही होगी वो 10,000 इंटू 61 रुपए 61,000 की होगी। लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये 6 लाख आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है, 60,000 नहीं 6 लाख आ रहा है, और ये 6,05,000 आ रहा है, और ये 6,10,000 आ रहा है। तो यहाँ आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही, 5,000 का लॉस हुआ, यहाँ फिर लाइबिलिटी बढ़ रही, फिर 5,000 का लॉस हुआ। तो चाहे ऐसे करके निकाल लो कि हर बैलेंस शीट डेट की लाइबिलिटी निकाल ली, फिर डिफरेंस निकाल लोगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लो उस दिन की, और फिर उसमें क्या कर दो, लॉस बुक कर दो। ये आपका 14-15 का लॉस हो जाएगा, प्रीवियस ईयर 14-15 में दिखाया जाएगा, ये आपको प्रीवियस ईयर 15-16 में दिखाया जाएगा। तो चाहे इस तरीके से कैलकुलेशन करके कोई आंसर लिखे, चाहे इस तरीके से लिखे, दोनों चीज सेम है। इस वाले में कुछ गलती होने की गुंजाइश नहीं, यहाँ गलत होने के चांसेस है, कहीं तुमने 60 से 61 का डिफरेंस ले लिया तो गलत हो जाएगा, कहीं और कोई डिफरेंस ले लिया तो गलत हो जाएगा। इस वाले में ऐसी गलती कोई गुंजाइश नहीं, जिस दिन लाइबिलिटी निकाल रहे हो उस दिन के रेट से गुणा करें बस। इस दिन लाइबिलिटी निकाल रहे हैं तो इस दिन का रेट लेना है, इस दिन लाइबिलिटी निकाल रहे हैं तो ये का रेट लेना है, इस दिन लाइबिलिटी निकाल लो तो इस दिन का रेट लेना है। लाइबिलिटी कितने दिन की निकालनी पड़ती है, हर बैलेंस शीट डेट की लाइबिलिटी निकालनी है और पेमेंट देने वाली तारीख। समझ में आ गया ये? चलो ऐसे ही 4-5 सवाल और हैं, बैक टू बैक कराए जा रहे हैं। लिखने का मन करे फोटो शेयर कर देंगे, घर पे टिपते रहना। दो दो मार्क्स का सवाल है, मतलब एमसीक्यू वाला सवाल है एक तरीके से समझो तो। यहाँ देखो भैया, अब यहाँ देखो 480 लाख रुपए की एसेट्स कह रहा है, तो ये नहीं मानी जाएगी। पहले आपको फॉरेन करेंसी में निकालना पड़ेगा लोन का अमाउंट। तो फॉरेन करेंसी लोन निकालेंगे, 480 लाख रुपए
डिवाइड बाई जिस दिन एसेट परचेज करी गई है उस दिन का रेट। कितना आया? डिवाइड करो बेटा, क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम, समझ नहीं पा रहे। 7.5 नहीं, 480 लाख पूरा लिखो। ये 7.5 लाख का मतलब हो गया 7,50,000। ठीक है, डॉलर। तो फॉरेन करेंसी का लोन का अमाउंट आ गया 7,50,000 डॉलर। ठीक है, पूरा लिखो, 480 लाख कैलकुलेटर में ऐसे लिखना, फिर 64 से डिवाइड करना। तो डॉलर जो पिछले सवाल में दे रखा था भैया, फॉरेन करेंसी 10,000 डॉलर की थी, इस बार नहीं दे रखा, तो पहले ये निकल ली। इसके बाद फिर वही काम, जब परचेज किया गया तब का, और फिर हर बैलेंस शीट डेट का। अब इसमें आगे का नहीं दे रखा है, ठीक है, तो 31/7 देखा, तो इसलिए 16-17 का ही पूछे तुमसे। ठीक है, आगे लिख के आया है कि 16-17 का डिफरेंस बताएं, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन अगर हम लोग लाइबिलिटी कैलकुलेट करें तो 7,50,000 डॉलर का लोन है, तो उस दिन का रेट 64 रुपए चल रहा है, तो ये आएगी 480 लाख रुपए। इस दिन लाइबिलिटी कैलकुलेट करें तो 7,50,000 इंटू रेट 65 रुपया 10 पैसा चल रहा है। 48 लाख नहीं होगा, 7,50,000 इंटू 65.10, तो ये 488.25 लाख आ जाएगा, या पूरा लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो। डिफरेंस जो आया वो 8.25 लाख का, ये आ जाएगा लॉस, जो कि आप प्रीवियस ईयर 16-17 में पीएल अकाउंट में डेबिट मार दोगे। ठीक है, समझ गए? चलिए इसकी फोटो शेयर कर दे रहे हैं। एक ही साल का लॉस पूछेगा तो 2 नंबर का सवाल बना देता है, ज्यादा सालों का पूछेगा तो फिर ज्यादा नंबर का बना देता है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल संख्या 2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिसंबर 2013 में एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। 24 अगस्त 2012 को 2 लाख डॉलर का सामान परचेज किया है, रेट चल रहा है 47 रुपए 10 पैसा। फिर 31 मार्च पहली डेट को 54 रुपए 20 पैसा रेट हो गया। फिर 25 मई 13 को पेमेंट जब कर रहे हो तो रेट 56 रुपए 30 पैसा हो गया। तो 24 अगस्त 12 डेट ऑफ एसेट परचेज, 31/3/13 पहली बैलेंस शीट डेट, और 25 मई 13 पेमेंट वाली डेट। ठीक है, इस दिन अगर हम लोग लाइबिलिटी कैलकुलेट करें तो 2 लाख डॉलर इंटू 47 रुपए 10 पैसा, कितना? 94,20,000 रुपए बताया जा रहा है। इस दिन अगर लाइबिलिटी कैलकुलेट करें तो 2 लाख डॉलर इंटू 54 रुपए 20 पैसा, कितना? 10,84,000। और इस दिन अगर हम लोग लाइबिलिटी कैलकुलेट करें तो 2 लाख डॉलर इंटू 56 रुपए 30 पैसा, 11,26,000। 11,26,000। लाइबिलिटी बढ़ ही रही है तो लॉस आएगा दोनों में। बताओ कितना लॉस हुआ पहला वाला? हाँ बेटा, 14,20,000 रुपए। तो पहला लॉस आ गया है 14,20,000 रुपए का, जो प्रीवियस ईयर 12-13 में बुक करोगे आप। और अगला लॉस आया कितने का?
4,20,000 का जो प्रीवियस ईयर 13-14 में बुक करो। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें गलती होने के चांसेस कम है, तो ऐसे ही फॉर्मेट बना के अपना लगा लेना, फटाफट लिख देना अपना, नरेट कर देना 2 लाइन में कि 12-13 में लॉस बुक करेंगे 14-20 का, और 13-14 में लॉस बुक करेंगे 4-20 का। लॉस बुक करने का होता है पीएल अकाउंट में डेबिट कर। क्लियर हो गया? यहाँ कोई बात ना समझ में आए पूछ लो। लोन अमाउंट में 1 0 कम है, किसमें? अच्छा, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आ रही तुम्हारी। पहले 2 लाख इंटू 47 रुपए पड़ा तो 94,20,000 आया। अच्छा, 100 1 0 कम लगा ये कह रहे हो? लगा देते हैं, यही लोग बोल रहे हैं, क्या बतावा जाए, गलत सलत बोल देते हैं, गड़बड़ा जाता है पूरा। 1,08,40,000 और ये 1,12,00,000 कितने? 60,000। ठीक है, तो ये भी फिर कम ज्यादा आया कि इसी का है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आया वही होगा, बोल नहीं पाया सही से बस ये। तो इसकी फोटो भी मैंने शेयर कर दी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है सवाल, बोरो किया है 31/12/13 को। ठीक है, तो पहली बैलेंस शीट आएगी 31/3/14 को, और फिर पेमेंट कर रहे हो 30/6/14 को। लाइबिलिटी निकालो, बात खत्म हो गई। क्योंकि दे रखा है कितने आपका डॉलर का लोन है, 6 लाख डॉलर का लोन। तो 6 लाख इंटू 64, 6 लाख इंटू 64 रुपये 50 पैसा, और 6 लाख इंटू 64 रुपये 75 पैसा। पहला वाला 384 लाख, 384 लाख रुपया बताया जा रहा है। फिर 387 लाख, ठीक है। और तीसरा वाला ये 387 लाख, 388,50,000 रुपये। डिफरेंस आ जाएगा लॉस, जो कि बुक कर दोगे, काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लॉस आ गया 3 लाख रुपए का, जो प्रीवियस ईयर 13-14 में पीएल में डेबिट किया जाएगा। और यहाँ लॉस आ गया कितने का? 1.5 लाख का, जो प्रीवियस ईयर 14-15 में बुक किया जाएगा। इस चैप्टर में अच्छा ही बात है कि कोई 2 टाइप के सवाल ही नहीं होते हैं, किसी टाइपिक सवाल है, एक है टाइप है इसमें बस। इसीलिए कहा था कि ये वाला उससे इजी हो गया है थोड़ा सा। अब AS19 के जो सवाल होंगे वो सब कर सकते हो तुम, क्योंकि इसमें कोई अलग टाइप का सवाल ही नहीं है। इसी टाइप के सब सवाल पड़े हुए हैं, चाहे स्कैनर हो चाहे बुक हो, तो लगा लेना। ठीक है, जैसे कहा था अभी क्लास में अगर तुमसे लगवाएं तो एक सवाल दिखाई दे रहे हैं, रफ में लगा के दिखाओ आंसर कितना आएगा। रफ में लगाना, रफ में।
1000 कहाँ से आ जाएगा? पगलेट होगा बिल्कुल, गलत कर दियो। चौबीस दो 15, 31 3 15 और 5 6 15। इस दिन रेट 61 रुपया 60 पैसा है, इस दिन रेट 62 रुपया है, इस दिन 62.5 है। पहली बार आया है 400 रुपए का लॉस और दूसरी बार आया होगा 500 रुपए का लॉस। ठीक है, बिल्कुल सही। 400 का लॉस, 500 का लॉस। क्या कह रहे हो? डेट ही नहीं देखी तुमने? 60 पैसा नहीं देखा? अरे दिख तो रहा साफ साफ, इसमें क्या नहीं देखा? कह रहे हैं 60 पैसा हमने नहीं देखा। तो इसमें कोई दो वैरायटी के सवाल ही नहीं बनते, बस यही सवाल बनता है जो करना काफी आसान है। ठीक है, ऐसे लायबिलिटी वैल्यू निकालो, डिफरेंस अपना बुक कर दो बात। ठीक है, हो सकता है कभी सवाल एग्जाम में आ जाए, यहाँ 61 रुपये 87 पैसा कर दे, मतलब रेट कम हो जाए, तो फिर आपका फायदा हो जाएगा। लायबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान, लायबिलिटी किसी पॉइंट पे कम हो गई तो फिर आपका क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हर बार लॉस ही निकलेगा, कभी हो सकता है किसी में गेन निकले, कभी किसी में लॉस निकले, जैसा निकलेगा वैसा आप काम करो। कभी करा दे रहे हैं। पढ़ो, मतलब पढ़ो नहीं, लॉस निकाल के बताओ, लॉस गेन क्या निकलेगा, कितना निकलेगा। 6 कौन सा कह रहे हो? स्कैनर का? ठीक है, 30,000 का लॉस है, 10,000 का प्रॉफिट है। एक इसमें आता है फॉरवर्ड एग्रीमेंट वाला सवाल, जो एक बार एग्जाम में आ चुका है। उस सवाल को अलग तरीके से करते हैं, थोड़ा सा उसमें हल्का सा डिफरेंस आएगा बस। लॉस प्रॉफिट ऐसे ही निकालेंगे, थोड़ा सा तिकड़ा में उसमें ज्यादा। पहले समझो, इस सवाल को करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये चीज होती क्या है। ठीक है, फॉरवर्ड। अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना। मान लीजिए हमने कोई एसेट खरीदी $1,000 की, सवाल से कोई लेना देना नहीं, सवाल किनारे। हमने एसेट खरीदी कितने की? $1,000 की। $8 का रेट 80 रुपए चल रहा था, ये मान लो हमने, सपोज कर लो 1 जनवरी 2025 को एसेट खरीदी है। फिर डॉलर का रेट धीमे धीमे करके बढ़ने लगे, और जब एसेट खरीदी थी तो हमने कहा भैया 6 महीने में पेमेंट कर पाए, तो मैं पेमेंट मान लो 30 जून को करना है। उससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा कहाँ है? पैसा हो तो नगद में खरीद लेते, झंझटित मुक्ति पा जाते। पैसा नहीं अपने पास, पैसा आने वाला है जून में, तो हमने उसे 6 महीने का समय ले लिया था। लेकिन डर ये सता रहा साला कि कहीं डॉलर रेट बढ़ बढ़ के 200 हो गए तो तुम्हारी लंका लग जाएगी, क्योंकि हमने उसको $1,000 की एसेट खरीदी है ना, उनसे रुपए तो नहीं लेगा कि 80,000 रुपए मांगे हमसे। क्या करने? हमने तो डॉलर में एसेट बेची ना, तो मुझको डॉलर चाहिए। डॉलर सस्ता हो जाए महंगा हो जाए तुम समझो, जाके लूट के लाओगे, चुरा के लाओगे, आरबीआई से खरीद के लाओगे, वो तुम्हारा मैटर है। हमें तो अपने $1,000 चाहिए, और हमारे पास डॉलर तो नहीं घर में बनते हैं। हमको तो आरबीआई में रुपया लेके जाके देना है, फिर डॉलर लेना है, फिर इसके मुंह पे मारना है। तो हमें एक गम सता रहा है कि कहीं डॉलर रेट बहुत ज्यादा हौक हौक के बढ़ गए, तो जो हम 80,000 दिमाग लगा के बैठे कि 80,000 की जुगाड़ करनी इंडिया में, तो जुगाड़ 2 लाख की करनी पड़ जाएगी। यही तो होगा।
तो हमने क्या किया, इस तारीख को कोई भी डेट सर्टेन मान लो, इस डेट को एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि हमें डॉलर तो इस तारीख को मिलेंगे जिस तारीख को चाहिए, उस दिन मार्केट में रेट चाहे 200 हो चाहे 2 रुपए हो, रेट इसी तारीख को फिक्स कर देगी आरबीआई कि हम आपको 30 जून को डॉलर इस रेट में देंगे। तो हमारा जो दिल धक धक करता था डेली सुबह शाम, सुबह मार्केट देखते थे डॉलर बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया कम हो गया, क्योंकि अपने ऊपर जिम्मेदारी 1,000 डॉलर देने की, तो ये दिल की धक धक हमारी बंद हो जाएगी और इस तारीख को ये सर्टन हो जाएगा कि मुझे किस रेट से पेमेंट करना पड़ेगा। फिर डॉलर का रेट चाहे 2 रुपए हो जाए तो घाटा भी हो सकता है एग्रीमेंट करने की वजह से, कि हम तो सोच रहे थे साला बढ़ जाए, उल्टा कम होगा। तो जिस दिन ऐसा होगा फिर उस दिन धक धक करेगा। और अगर बढ़ गया मान लो रेट, मान लो इस दिन एग्रीमेंट हो गया कि भैया डॉलर हमको मिल जाएंगे 90 रुपए में, तो अब 30 को अगर डॉलर 90 रुपए ज्यादा में चल रहे होंगे तो हम कहेंगे बढ़िया एग्रीमेंट कर लिए, बड़ा मौज आ गई, अच्छी बात हो गई। और अगर दिन रेट कम होगा तो दुख भी हो जाएगा। लेकिन ये है कि इस तारीख से लेके मान लो ये एग्रीमेंट सपोज कर लो हमने कर लिया 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी से लेके 30 जून तक दिल की धड़कन से मरने से हम बच जाएंगे। समझ रहे हो, बात समझ पा रहे हो मेरी? तो इस दिन कम से कम ये फिक्सेशन हो गया है कि अब पेमेंट मुझे कितना करना पड़ेगा, कितने रुपए की व्यवस्था करनी है, वो अमाउंट अपना सेट हो गया है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड एग्रीमेंट। क्लियर हो गया? अब जब भी सवाल में ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट वाला रहता फैलाएगा तो उसमें सारा लॉस एक साथ बुक नहीं होता है, जितने साल में पेमेंट करना होता है उसको प्रोपोर्शनेट वाइज करते हैं, बस इतना फर्क होता है। ठीक है, जैसे इसका लॉस निकालो जरा, 2.5 लाख रुपए की तुमने एसेट खरीदी है जिसका पेमेंट आपको 3 मंथ में करना है। फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है आपने 3 महीने का, 54 रुपए 10 पैसे में एग्रीमेंट हो गया है। 1 मार्च को इसका रेट 53 रुपए 74 पैसे था। तो आपको प्रॉफिट लॉस निकालना फॉरवर्ड कंटेंट एज ऑन AS11, और उसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो पहले लॉस प्रॉफिट निकाल लो, एक ही डिफरेंस है तो एक ही साथ निकाल सकते हो। 2.5 लाख इंटू 54 रुपए 10 पैसे माइनस 53 रुपए 74 पैसे, कितना आया? 90,000 रुपए का। अब यहाँ फॉरवर्ड एग्रीमेंट का लॉस हो रहा है, तुम्हारा लॉस हो रहा है, गेन नहीं। अब कहोगे लॉस कैसे हो रहा है? देखो, 3 महीने बाद का जो एग्रीमेंट हुआ उसमें डॉलर तुम्हें 54 रुपए 10 पैसे मिलेंगे, जबकि उस दिन डॉलर के एक्चुअल रेट 53 रुपए 74 पैसे चल रहा है। तो अब एग्रीमेंट करने की वजह से डॉलर तुम्हें 54 रुपए में खरीदने पड़ेंगे, जबकि मार्केट रेट कितना चल रहा है। तो यहां पे लॉस निकलेगा, ना कि गेन। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एग्रीमेंट लॉस। तो फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वजह से ये लॉस हो रहा है। तो 2.5 लाख इंटू 54 रुपए 10 पैसे में से 53 74 माइनस करो, कितना आया? कितना? 0.36 आ रहा है। अरे मतलब मल्टीप्लाई करके बताओ बेटा। तो टोटल लॉस आ रहा है 90,000 रुपए। ये पीरियड 3 महीने का है, तो ये लॉस हर महीने बुक होता है। ठीक है, तो 90,000 का लॉस हुआ, तो लॉस डेबिटेड टू PL कितना होगा? 90,000 डिवाइड बाई 3 मंथ, 30,000 रुपए पर मंथ डेबिट होते रहते हैं। तो जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट का लॉस होता है वो AS11 के हिसाब से हर महीने का महीने डेबिट होता रहता है। ये एक दूसरा सवाल है और बाकी सवाल एक जैसे। ठीक है, तो फॉरवर्ड एग्रीमेंट का लॉस हुआ तो इस तरीके से लगाओगे, और जिसमें फॉरवर्ड एग्रीमेंट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बातें नहीं होती उसका तो समझ चुके हो कैसे लगाना होता है। तो उसमें भी 2 वैरायटी बन गई, एक वो वैरायटी और एक छोटी वाली ये वैरायटी। समझ गए? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो AS11 हुआ हमारा। ठीक है, चलो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद एक नया AS चालू करते हैं। तो 10 मिनट बाद मिलते हैं।
अभी थोड़ी देर बाद बातें होंगी, ये सब बातें बाद में होंगी। अभी एएस का माहौल चल रहा है, इसमें डिस्टर्ब नहीं करना, कोई बात नहीं। लो देखें क्या है, क्या है। हाँ, आ जाता है कभी कोई थ्योरी वाला, क्या कर सकते हो।